बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 164 मुलाहिज़ा फरमाएं। मंदिर से बाहर आया तो सामने बस्ती की गलियों में दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और फिर कदमों की आवाज़ें मादूम हो गई। एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे यहाँ जिंदगी का वजूद खत्म हो गया हो। और फिर अचानक मैं उछल पड़ा। वो किसी गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ थी। मुझे समझने में देर न लगी कि रामू ने अपनी गाड़ी बस्ती के खंडरों में कहीं छुपा रखी थी और अब वो फरार होने की कोशिश कर रहा था। अचानक मेरे दिल में एक और ख्याल उभरा। मैंने मंदिर वाले चबूतरे से छलांग लगा दी और गलियों में उस तरफ दौड़ना शुरू कर दिया जहां हमारी जीप खड़ी थी। रामू की गाड़ी की आवाज फजा में गूंज रही थी। मेरे जिस्म की तमाम कुव्वत टांगों में सिमट आई और मैं गलियों में चकराता हुआ बरक रफ्तारी से दौड़ता रहा और सिर्फ 2 मिनट में ठाकुर की जीप तक पहुंच गया। रामू की गाड़ी की आवाज करीब आती जा रही थी। मैं उछलकर ठाकुर की जीप में बैठकर, यह भी मुकामे शुक्र था कि चाबी इग्निशन में मौजूद थी। मैंने इंजन स्टार्ट किया और जीप को रिवर्स में कुशादा गली में ले आया। बस इस बार निकलने का यही रास्ता था और मुझे यकीन था कि रामू की गाड़ी इस तरफ से आएगी और बिलफरज वो किसी और गली से भी निकल गई तो मैं उसका ताकुब करने की पोजीशन में था। मेरा पहला ख्याल दुरुस्त निकला। रामू की गाड़ी इसी तरफ आ रही थी। खंडरों में हेडलाइट्स की रोशनी चमकी तो मैंने अपनी जीप को गली के बस में इस तरह खड़ा कर दिया कि रास्ता बंद हो गया। दूसरे इले में रामू की गाड़ी बड़ी तेजी से इस तरफ मुड़ी। वो भी जीप थी। रामू रास्ता ना पाकर शायद बदहवास हो गया था। उसने तसादुम से बचने के लिए अपनी जीप को दाईं तरफ घुमा दिया। उसका ख्याल था कि शायद पहले उसे निकल जाएगा, मगर बदहवासी में स्टीयरिंग कुछ ज्यादा ही घूम गया। जीप के पीछे लटके हुए ठाकुर को देखकर मैं भी चौंक गया। जीप दाईं तरफ एक खंडर की दीवार से टकरा गई। ठाकुर उछलकर दूर जा गिरा। रामू ने जीप से छलांग लगा दी। उसी लम्हे मैं भी अपनी जगह से उछला और हवा में उड़ता हुआ रामू के ऊपर गिरा। रामू मेरे नीचे दबा हुआ था और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और वो अपने इस मकसद में कामयाब हो भी गया। मेरी गिरफ्त से निकलकर वो एक तरफ भागा तो ठाकुर ने उसे छाप लिया। ठाकुर का जोरदार गुस्सा खाकर रामू अपनी जीप से टकरा गया। मैंने अपना खंजर निकाल लिया। मेरे ख्याल में उसके इस्तेमाल का वक्त आ गया था। ठाकुर ने खंजर मेरे हाथ से झपट लिया और रामू के सामने तन कर खड़ा हो गया। मुझे माफ कर दो ठाकुर, क्षमा कर दो मुझे। रामू ने दोनों हाथ जोड़ दिए। उसके चेहरे पर बेपनाह खौफ उमड़ आया था। मौत को सामने देखकर वो रहम की भीख मांगने लगा था। उस शख्स से जिससे भाई को उसने खंजर से छिलनी कर दिया था और भाभी को भी अदमुआ करके फेंक दिया था। क्यों निकल गई सारी बदमाशी? ठाकुर उड़ाया। तुमने अब तक कितने बेगुनाहों को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा है। उन्होंने भी तुमसे इसी तरह जिंदगी की भीख मांगी होगी। वो भी तुम्हारे सामने इसी तरह हाथ जोड़कर गिगियाए होंगे। तुमने उन्हें माफ कर दिया था और मेरे भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या जुर्म किया था उसने? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी। मर्द बनकर मुझे ललकारते, मगर तुम्हारी बदमाशी तो बेगुनाहों पर ही चलती रही है और अब मौत को सामने देखकर गिगियाने लगे हो। मुझे क्षमा कर दो ठाकुर। रामू की आवाज रो देने वाली थी। तुम जो कहोगे मैं करूंगा। मुझे बलवंत सिंह ने उकसाया था। तुम कहो तो मैं उसकी लाश तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। मुझे एक मौका दो ठाकुर। बलवंत सिंह कहाँ है? ठाकुर ने पूछा। सार सका में, वो अपने गुरु के साथ 2 दिन पहले वहां चला गया था। रामू ने जवाब दिया। कौन गुरु? ठाकुर बोला। वो बदेशी मुसला जो भेस बदलकर पंडितों में घुसा बैठा है, रामू ने कहा। उसकी बात सुनकर मैं भी चौंक गया। उन दोनों से तो हम बाद में निपट लेंगे, पहले तुम, ठाकुर ने ये कहते उस पर खंजर से वार कर दिया। रामू ने बार रोकने और बचने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। खंजर उसके सीने में पेवस्त हो गया और उसकी खौफनाक चीख वैराने में गूंज उठी। ठाकुर ने बड़ी फुर्ती से खंजर खींच लिया और एक लम्हा जाया किए बगैर दूसरा वार कर दिया। खंजर इस मरतबा भी रामू के सीने ही में पेवस्त हुआ और उसके मुंह से निकलने वाली दूसरी चीख पहले से भी ज्यादा खौफनाक थी। और फिर ठाकुर पर जैसे जुनून तारी हो गया। वो चीख चीख कर रामू के सीने और पेट पर खंजर के पे दर पे वार करता रहा। रामू की पुष्ट जीभ से टिकी हुई थी। वो चीख चीख कर अब भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर अब उसमें कुव्वत मुदाफत नहीं रही थी। उसके सीने और पेट पर ठाकुर ने इतने वार किए थे कि पेट से आंतें भी बाहर लटक गई थी। मुझे बैंकॉक में इंदिरा रीजेंट होटल के सामने का वो मंदिर याद आ गया जब जी फांग ने मास्टर फू फांग को मेरी नजरों के सामने इसी तरह कत्ल किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि मास्टर फू फांग को 2 आदमियों ने गिरफ्त में ले रखा था ताकि वो मुजाहमत न कर सके और यहाँ 1 to 1 मुकाबला था। रामू अपना दिफा करने के लिए आजाद था, लेकिन वो अपना दिफा नहीं कर सका। रामू जख्मों से चूर होकर जमीन पर गिर गया। ठाकुर के जुनून में कमी नहीं आई। वो अब भी उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर खंजर के वार कर रहा था। रामू में अब कुछ नहीं बचा था। मैंने आगे बढ़कर ठाकुर को पकड़ लिया। वो अपने आप को छुड़ाकर बार बार रामू पर खंजर के वार कर रहा था। बदले की आग ने उसे पूरी तरह अपनी लपेट में ले रखा था। उसके भाई का कातिल उसके हाथों खत्म हो चुका था, मगर वो आग शायद अभी तक ठंडी नहीं हुई थी। मैंने उसे बाहों से जकड़कर पीछे खींच लिया और खंजर उसके हाथ से छीन लिया। बस कर ठाकुर, वो खत्म हो चुका है। होश में आओ, अपनी आवाज पर काबू पाओ। मैं उसे खींचता हुआ रामू की लाश से दूर ले गया। काफी देर बाद ठाकुर अपने आवाज पर काबू पा सका। मैंने उसे एक शिकस्ता चबूतरे पर बिठा दिया और खुद उसके सामने खड़ा हो गया। वो गहरे गहरे सांस लेने लगा। इस वक्त मंदिर की तरफ खंडरों की किसी गली से नुस्वानी चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। मैं ठाकुर को वहीं छोड़कर उस तरफ दौड़ा, मगर चंद कदम बाद ही मुझे रुक जाना पड़ा।
भगत धोबी छमिया को बालों से पकड़े घसीटता हुआ ला रहा था और छमिया तकलीफ से चीख रही थी। करीब पहुंचकर भगत ने छमिया को जोरदार धक्का देकर गिरा दिया। छमिया मुंह के बल गिरी। उसके मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। जिस जगह हम मौजूद थे वहां दोनों जीपों की हेडलाइट्स की रोशनी पहुंच रही थी और छमिया के चेहरे पर खौफ के गहरे साए साफ नजर आ रहे थे। वो कहाँ गया? मैंने भगत से रामू के उस साथी के बारे में पूछा जिससे उसे बिड़ा हुआ छोड़ कर आया था। दरगाह में पहुंचा दिया उस साले हरामी को, भगत ने कहा। भगत वाकई काम का आदमी साबित हुआ। ठाकुर ने उसे अपना सेवक बना लिया और पहले ही मौके पर उसने अपनी वफादारी साबित कर दी। उसने हमारा मान रख लिया था। मैं ठाकुर को उठाकर अपनी जीप के पास ले आया। उसके कपड़े भी खून में लथपथ हो रहे थे। खून के कुछ छींटे मेरे लिबास पर भी पड़े थे। भगत ने छमिया का बाजू पकड़ रखा था। रामू की लाश देखकर उसके मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। भगत ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। उस सरामी के साथ ऐश कर रही थी ना, इसका अंजाम भी देख ले, भगत ने घुर्रा कर कहा। फिर ठाकुर की तरफ देखते हुए बोला, इसका क्या करूं सरकार, इसे यहीं छोड़ दो, सुबह तक भेड़िए इसका भी तिया पांचा कर देंगे। ठाकुर की बजाय मैंने जवाब दिया, नहीं नहीं, यहाँ मुझे मत छोड़ना। छमिया रोते हुए मेरे कदमों पर गिर गई। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। इसे जीप में बिठा लो भगत, ठाकुर ने कहा। शहर में किसी जगह उतार देंगे इसे। लेकिन सरकार, भगत बोला, इसे जिंदा छोड़ना बहुत बड़े खतरे की बात होगी। ये पुलिस को बता देवेगी कि यहाँ क्या हुआ। अगर ये किसी के सामने जबान खोलेगी तो इसका भी रामू जैसा असर होगा। बिठा लो इसे जीप में, ठाकुर ने कहा। रामू ने छमिया को उठाकर जीप की पिछली सीट पर पटक दिया। ठाकुर स्टीयरिंग के सामने बैठना चाहता था मगर मैंने उसे दूसरी सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। मैं जीप को खंडरों से निकालकर सड़क पर ले आया और उसे शहर की तरफ दौड़ा दिया। ठाकुर अब पूरी तरह अपने हवास में आ चुका था, लेकिन उसकी बातों से अंदाजा होता था कि उसके इंतकाम की आग अभी पूरी तरह सर्द नहीं हुई थी। अब वो बलवंत सिंह को मजा छिकाने का प्रोग्राम बना रहा था, जो 2 दिन पहले अपने गुरु के साथ सारसका की तरफ फरार हो चुका था। रामू ने जिन अल्फाज में बलवंत सिंह के गुरु का जिक्र किया था उससे मुझे समझने में देर न लगी कि बलवंत का वो गुरु कौन हो सकता है। बदेशी मुसला, वो दारा के अलावा कौन हो सकता था? वो दारा ही था जिसने ये आग भड़काई थी। पहले उसने पंडितों को हमारे खिलाफ भड़काया या फिर इत्तेफाक से उसे बलवंत सिंह मिल गया जो रूपमती से खार खाए बैठा था। वो दोनों मिल गए तो हमारे खिलाफ साजिशों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। दारा मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता था। बलवंत सिंह ने रूपमती से अपनी तौहीन का बदला लेना था। इन दोनों ने मिलकर पंडितों को भड़काया तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम फसाद मचाने की कोशिश की। ये तो इत्तेफाक था कि कुछ लोग हमारे हाथ लग गए जिन्होंने प्रेस के सामने ये एतराफ कर लिया कि मंदिर में रूपमती को किसी मुसलमान के साथ रंगरलियां मनाते हुए नहीं पकड़ा गया, बल्कि ये सारी हरकतें पंडित लोग ही कर रहे थे। धर्म को किसी मुसलमान ने नहीं, इन्हीं धर्म महात्माओं ने नष्ट किया था। और फिर यह भी महज इत्तेफाक था कि पंडित राम स्वरूप फैरोज शाह के हत्थे चढ़ गया। पंडित राम स्वरूप हिंदुओं को भड़का रहा था कि एक मुसलमान हिंदू नारी को बगल में लेकर गलियों में घूम रहा है। लोगों के मजहबी जज्बात को भड़काते हुए वो भूल गया कि उसकी अपनी बेटी पूजा एक मुसलमान के साथ रह रही थी और शायद इस खौफ से वो इस टोले से अलग हो गया कि अगर उसकी बेटी के बारे में पता चल गया तो यही पंडित और पुजारी उसकी बोटियां नोच डालेंगे। हमारी जवाबी कार्रवाइयों के बायस इन पंडितों की बड़ी साजिशें बुरी तरह नाकाम हो गई थी। इन पंडितों के स्याह करतूत भी लोगों के सामने आ गए, जिस वजह से हंगामों ने शुरू ही में दम तोड़ दिया था। ताम जो पंडित और पुजारी दारा और बलवंत सिंह के आलाकार बने हुए थे वो भी हमें जिक पहुंचाने के लिए अंदर ही अंदर साजिशों में मसरूफ थे। उनमें से पंडित राम अवतार हमारे कब्जे में था, उससे अभी हमने काम लेना था। बलवंत सिंह ने ही रामू जैसे खतरनाक बदमाश और किराए के कातिल को हमारे पीछे लगाया था और आज हमने उसे भी ठिकाने लगा दिया। शुरू में एक मरतबा जब बात हुई तो ठाकुर ने कहा था कि इन सारे हंगामों के पीछे बलवंत सिंह का हाथ है और मैंने कहा था कि बलवंत सिंह को भी किसी और की आशीर्वाद हासिल है। और ठाकुर के हाथों मरने से पहले रामू के बयान ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी कि बलवंत सिंह अपने गुरु के साथ सारसका की तरफ फरार हो गया था और वो गुरु था बदेशी मुसला। शहर में दाखिल होने के बाद हवा महल वाली सड़क पर रेलवे से ब्रिज के करीब ठाकुर के कहने पर मैंने जीप रोक ली। भगत, ठाकुर ने पीछे मुड़कर देखे बगैर कहा, इस छोकरी को यहाँ उतार दो। नहीं नहीं, मुझे यहाँ मत उतारो। छमिया जल्दी से बोली, यहाँ सन्नाटा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे रेलवे स्टेशन के पास उतार देना। हम स्टेशन की तरफ नहीं जा रहे, ठाकुर ने कहा। या अगर किसी गुंडे ने तुम्हें पकड़ भी लिया तो तुम्हारे साथ वही कुछ होगा जो तुम काली के पुराने मंदिर में उन हरामियों के साथ कर रही थी। उतरो नीचे। या अगर किसी गुंडे ने तुम्हें पकड़ भी लिया तो तुम्हारे साथ वही कुछ होगा जो तुम काली के पुराने मंदिरों में उन हरामियों के साथ कर रही थी। उतरो नीचे, जल्दी करो। भगत ने छमिया को उठाकर जीप से नीचे फेंक दिया और मैंने एक झटके से जीप आगे बढ़ा दी। रेलवे ब्रिज पार करके हम भवानी सिंह मार्ग की तरफ निकल आए और फिर यूथ हॉस्टल के सामने से होते हुए ठाकुर की हवेली तक पहुंचने में हमें ज्यादा देर नहीं लगी। इस वक्त 3 बज रहे थे। ठाकुर फौरन ही अपने कमरे के बाथरूम में घुस गया। मैंने भगत को हवेली के मुलाजिम जीवे के सुपुर्द कर दिया। इसे अपने कपड़ों का एक जोड़ा दे दो और बाथरूम दिखा दो, मैंने कहा। भगत के कपड़ों पर भी खून के छींटे पड़े हुए थे। भगत बड़ी हैरत से इधर उधर देख रहा था। उसकी जिंदगी तंगोतारी गलियों की खोलियों में गुजरी थी और इस किस्म की इमारत में दाखिल होने का शायद उसका पहला मौका था और वो भी ठाकुर भानु सिंह की हवेली में।
जीवा भगत को बाथरूम में छोड़कर आया तो उसने बताया कि तकरीबन 2 घंटे पहले टीले वाली हवेली से राजकुमारी रूपमती का फोन आया था। इस वक्त अगरचे 3 बज रहे थे, लेकिन मुझे यकीन था कि वो तीनों जाग रही होंगी। मैं कोने वाले सोफे पर बैठ के और करीब रखे हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगा। कॉल दूसरी घंटी पर रिसीव कर ली गई। आवाज रूपमती की थी। कहाँ गायब हो गए थे तुम लोग? रूपमती ने मेरी आवाज सुनते ही कहा, 3 बज रहे हैं, तुम लोगों ने कोई इतला भी नहीं दी। हम लोग भेड़ियों का शिकार खेलने के लिए रेगिस्तान की तरफ निकल गए थे। वहाँ कोई टेलीफोन तो नहीं था जिससे तुम्हें इतला दी जाती। मैंने कहा, क्या मतलब? रूपमती के लहजे में हैरत थी। मतलब तुम्हें टेलीफोन पर नहीं बताया जा सकता। इस वक्त तुम्हारे लिए यही जान लेना काफी है कि हम खैरियत से हैं। कल सुबह मुलाकात होगी। मैंने कहा। रूपमती लंबी गुफ्तगू के मूड में थी, लेकिन मैंने चंद रस्मी जुमलों के तबादले के बाद फोन बंद कर दिया और दूसरे कमरे में जाकर ठाकुर के कपड़ों का एक जोड़ा निकाला और बाथरूम में घुस गया। तकरीबन 15 मिनट बाद जब मैं हाल में आया तो ठाकुर और भगत वहां मौजूद थे। ठाकुर सोफे पर बैठा और भगत कालीन पर आलती पालती मारे बैठा हुआ था। इस वक्त मैंने जीवा को भी ट्रे उठाए किचन की तरफ से आते हुए देखा था। उसे मालूम था कि हम इस वक्त चाय पीना पसंद करेंगे और हमारे कहने से पहले ही वो चाय बनाकर ले आया। चाय पीते हुए मैं ठाकुर की तरफ देख रहा था। वो बहुत हल्का फुल्का लग रहा था। उसके चेहरे पर अब वो तनाव नहीं था। चाय पीने के दौरान में हम में ज्यादा गुफ्तगू भी नहीं हुई। 3:45 बजे के करीब हम उठ गए। ठाकुर अपने कमरे में चला गया और मैं दूसरे कमरे में आ गया। भगत हाल ही में कालीन पर लेट गया। मेरी आंखों में मिर्चें सी लग रही थी। मैं सोना चाहता था मगर आंखें बंद नहीं हो रही थी। मैं ठाकुर के बारे में सोच रहा था। दुख और कर्म का एहसास उस वक्त होता है जब अपनी आंखों के सामने अपनी अजीज तरीन हस्तियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाए। मैंने ये कर्म झीला था। इस दुख का बोझ अब तक उठाए हुए था। मेरे सीने में अब तक लावा खोल रहा है। ठाकुर ने अपने मुंह बोले भाई की लाश उधरी हुई देखी थी और वो हवास खो बैठा था। इतने दिनों से वो एक लम्हे को भी चैन से नहीं बैठा था। पागलों की तरह भाई के हथियारे को तलाश करता रहा और बिलाखिर आज उसने बदला ले ही लिया। उसके सीने में भड़कते हुए इंतकाम के शोले ठंडे हो गए थे। उसे सुकून मिल गया था, लेकिन मेरे सीने में अब तक लावा खोल रहा था। वो भयानक मंजर मेरी नजरों में घूम गया जब हम रात को अपने घर के सामने टैक्सी से उतरे थे और दारा और उसके गुर्गों ने मेरे मम्मी और डैडी पर हमला किया था। उन वैश्यों ने भी मम्मी और डैडी को इसी तरह उधेड़ा था। मुझे उस रात की एक एक बात याद थी। मैं कुछ भी नहीं भूला था। मम्मी और डैडी की खौफनाक चीखें अब भी मुझे अपने कानों में गूंजती हुई महसूस होती थी। यूं तो मैं एक लम्हे को भी मम्मी डैडी को नहीं भूला था, लेकिन आज बड़ी शिद्दत से उनकी याद आ रही थी। मेरे सीने में आग सी लगी हुई थी। खल खुश्क था और जबान अकड़कर तालू से चिपकी जा रही थी। मुझे सांस घुटता हुआ महसूस होने लगा। मैं उठकर कमरे से बाहर आ गया। किचन के दरवाजे के साथ फ्रिज रखा हुआ था। मैंने फ्रिज खोला और पानी की बोतल निकालकर होंठों से लगा ली। मेरा हल्क तो तर हो गया, लेकिन ना प्यास बुझी और ना ही सीने में भड़कती हुई आग ठंडी हुई। मैं अपने कमरे की तरफ वापस जा रहा था कि भगत की आवाज सुनकर ठिठक गया। हाल में इस वक्त मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था। भगत अभी तक जाग रहा था। मुझे देखकर उठकर बैठ गया। क्या बात है सरकार, नींद नहीं आ रही? मैंने रुककर भगत की तरफ देखा और फिर उसके करीब ही कालीन पर बैठ गया। तुम भी अभी तक जाग रहे हो? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। आज के वाक़े ने शायद तुम्हें बेअक्ल कर रखा है। ये बात नहीं है सरकार, भगत ने जवाब दिया। ये सब कुछ तो मैं बचपन ही से देखता आ रहा हूँ। अब उनका तो जीवन ऐसी दिशाओं में गुजरा है। जीवन में पहली बार आज किसी बंदे को ऊपर पहुंचा है। हाँ, उसकी भी चिंता है, पर नींद आने का कारण कुछ और है। और वो कारण क्या है? मैंने उसकी बातों में दिलचस्पी लेते हुए पूछा। हिम्मत सिंह जी, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। अपना जीवन फुटपाथों और खोरियों में बीता है। हमें तो हमेशा गंदी नालियों के कीड़े ही समझा गया है। अपन नंगे फर्श और खरी बान की चारपाइयों पर सोने के आदी हैं। ये अजनबी जगह है। ये महल बस यही कारण है नींद न आने का। आदी हो जाओगे, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एक बात बताना हिम्मत सिंह जी, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। जो काली के पुराने मंदिर में जाकर खून हुए हैं उनमें 2 तो अपुन के खाते में है। एक लक्ष्मण और दूजा बाद में मेरे हाथों अपनी गर्दन तुड़वा बैठा है। और वो लोंडियां छमियां, उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। उसे ठाकुर जी ने छोड़ दिया। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला। उन खूनों का पता तो चल ही जाएगा। क्या पुलिस ठाकुर जी की हवेली पर नहीं आएगी? मैं समझ गया कि वो अंदर ही अंदर इतना खौफजदा था, लेकिन खुलकर अपने खौफ का इजहार नहीं करना चाहता था। कानून से बालादस्त तो कोई भी नहीं है, मैंने कहा, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम ठाकुर बारू सिंह के शरण में हो। जाहिर है पुलिस ठाकुर जैसे मोअज़्ज़ज़ शख्स की बात को अहमियत देगी। उस तवाइफ की बात का यकीन कौन करेगा? तुम चिंता मत करो, आराम से रहो। अब मेरी चिंता मिट गई हिम्मत सिंह जी, भगत ने कहा। उसके चेहरे पर वाकई तमानियत सी आ गई। मैं समझ गया कि उसके जहन में जो अनजाना खौफ था वो मेरी बातों से जाता रहा। मुझे नींद अब भी नहीं आ रही थी। मैं भगत से बातें करता रहा। उसे भी शायद इस वक्त किसी ऐसे ही आदमी की जरूरत थी जिससे वो बातें कर सके। भगत जात का धोबी था, कंकरवली का रहने वाला था। ये छोटा सा खूबसूरत शहर जयपुर से तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पर है। भगत की माँ शीला दोबन बेहद हसीन थी। उसे देखकर बूढ़ों के दिल भी कांपते थे। उसने अपने लिए खुद ही बहुत सी मुसीबतें पैदा कर रखी थी। हर वक्त बनी संवरी रहती थी। जब वो घर से बाहर निकलती तो लौंडे लपाड़े उसके पीछे लग जाते।
और बड़ी उम्र के लोग उसे दूरी से देखकर ठंडी सांसें भरने लगते। कंकरवली का राणा शमशेर सिंह भी उस पर निगाह रखे हुए था। वो इलाके का बहुत बड़ा जागीरदार था। उसकी 2 हवेलियां थी। एक हवेली में उसके बीवी बच्चे और खानदान के दूसरे अफराद रहते थे, जबकि शहर से बाहर दूसरी हवेली उसका इशरत कदा थी। वहां मुजरे होते, राग रंग की महफिलें जमती। शहर की कौन सी तवाइफ ऐसी थी जो राणा शमशेर सिंह की हवेली में नहीं जा चुकी थी। राणा शमशेर सिंह शीला धोबन को भी कुछ अरसे के लिए अपनी हवेली की जीनत बनाना चाहता था। शीला को अपनी हवेली तक ले जाना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन सिर्फ एक बात उसकी रास्ते की रुकावट बनी हुई थी। वो जात का ठाकुर था। ब्राह्मणों के बाद दूसरी सबसे ऊंची जात शीला निचली जात की धोबन थी। जात का ये फर्क ही राणा के कदम रोके हुए था, लेकिन उसने शीला के हुस्नो शबाब से सैराब होने का तहिया कर रखा था। धोबियों की बस्ती शहर से बाहर थी। एक रात मंगल सिंह डाकू के गिरोह ने बस्ती पर हमला कर दिया। मंगल सिंह के नाम की दूर दूर तक दहशत थी। बड़े बड़े जमींदार जागीरदार उसके शर से महफूज रहने के लिए उसे बत्ता देते थे। जरूरत के वक्त उसे पनाह भी दे देते और अपने दुश्मनों से निमटने के लिए उससे काम भी लेते थे। मंगल सिंह छोटी छोटी बस्तियों को भी लूटता रहता और उस रात उसने धोबियों की बस्ती का इंतखाब किया। वो जाते हुए बस्ती की 2 लड़कियों को भी उठा कर ले गया था। उनमें एक माला थी और दूसरी शीला धोबन। 6 महीने बाद उड़ती उड़ती खबर सुनी गई कि शीला धोबन राणा शमशेर सिंह की हवेली में है। ये भी सुना गया कि जिस रात धोबी बस्ती पर मंगल सिंह ने हमला किया था, शीला को उसी रात राणा की हवेली में पहुंचा दिया गया था। शीला धोबन के माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे। मजीद जिल्लत और रुसवाई से बचने के लिए उन्होंने न सिर्फ वो बस्ती बल्कि शहर ही छोड़ दिया। कोई नहीं जान सका कि वो कहाँ गए। 6 महीने बाद राणा शमशेर सिंह के आदमी शीला धोबन को चित्तौड़गढ़ ले गए। उस वक्त शीला 3 महीने के हमल से थी, मगर उसकी परवाह किए बगैर राणा के आदमी उसे पामाल करते रहे। वो चित्तौड़गढ़ के सवाए माधोपुर और वहां से जयपुर आ गए और शीला धोबन का हाथ किसी और के हाथ में थमाकर वापस चले गए। शीला धोबन पूरे दिनों से थी जब एक बदमाश शीला को उस शख्स से छीन कर ले गया। वो पसमानदा इलाके में वाक़ एक खोली में रहता था। उस खोली में शीला ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसे दूसरे ही रोज अनाथ आश्रम में पहुंचा दिया गया। बच्चे की पैदाइश के चंद दिन बाद ही शीला धोबन फिर पहले जैसी हो गई, बल्कि उसका हुस्न कुछ और भी निखर आया। उसे सिर्फ बच्चे का गम था, लेकिन जल्द ही वो उसे भी भूल गई, बल्कि उसे भूलने पर मजबूर कर दिया गया। शीला धोबन का बेटा भगत अनाथ आश्रम में पलता रहा। उसे कुछ मालूम नहीं था कि उसके माँ बाप कौन है। 11 साल की उम्र में वो अनाथ आश्रम से भाग निकला और जेब तराशों के एक गिरोह के हत्थे चढ़ गया। उसे पहले जेब कतरा बनाया गया, फिर वो छोटे मोटे दूसरे जराइम में भी हाथ डालने लगा। पकड़ा जाता तो सजा होती, जेल से निकलता तो जराइम के कुछ और गुर सीख चुका होता। उसकी जिंदगी इसी तरह गुजरती रही। उसकी रातें कभी फुटपाथ पर और कभी कच्ची बस्तियों की तंगो तारीख खोलियों में गुजरती। भगत ने चोरी चुकारी और गुंडागर्दी के सिवा कुछ नहीं सीखा था। बड़ा होकर भी वो दादागिरी ही करता रहा। उसने कभी कोई बड़ा जुर्म नहीं किया था। संगीन जराइम से वो हमेशा बचता रहा, इसलिए वो कभी बड़ा बदमाश नहीं बन सका। जिंदगी में ये पहला मौका था कि उसके हाथ से 2 बंदे मारे गए थे, लेकिन पुष्प पर ठाकुर भानु सिंह जैसे आदमी का हाथ होने की वजह से वो मुतमईन था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। वो इस बात पर भी खुश था कि ठाकुर जैसे आदमी ने उसे अपने शरण में ले लिया था और आइंदा जिंदगी उसकी सेवा में गुजार देगा और जराइम से उसे निजात मिल जाएगी। भगत के इरादे अच्छे थे, नीयत साफ थी और मुझे यकीन था कि उसका और ठाकुर का लंबा साथ रहेगा। भगत बातें करते करते अब ऊँगने लगा। मैंने भी सोफे का कुशन उठाकर सर के नीचे रख लिया और आंखें बंद कर ली, और फिर मुझे पता नहीं कि मैं कब नींद की आगोश में पहुंच गया था। जयपुर से 105 किलोमीटर के फासले पर सारसका किसी जमाने में एक आजाद रियासत हुआ करती थी, लेकिन रियासत की हैसियत से उसका वजूद बतदरीज खत्म होता चला गया और अब ये रियासत महज एक जिला बनकर रह गई थी। सारसका ज्यादा बड़ा शहर नहीं था, लेकिन चंद तफरीक गाँव की वजह से इसे दूर दूर तक खासी शोहरत हासिल थी। शहर के नवा में एक बहुत बड़ी और खूबसूरत मीठे पानी की झील थी, जिसे चारों तरफ से सब्जे, खजूर और नारियल के दरख्तों ने घेरा हुआ था। यहाँ रिहाइश के लिए हट्स भी थे और चंद रेस्टोरेंट भी। झील का एक हिस्सा जो एक तंग सी खाड़ी की तरह खुश्की में दूर तक चला गया था। मछली का शिकार खेलने वालों के लिए मखसूस था। उस तरफ कश्तियां वगैरह नहीं जाती थी। इस झील के अलावा चंद कदीम तारीखी इमारतें भी थी जो सियाहों के लिए अपने अंदर खासी कशिश रखती थी। इनमें 2 इमारतें सबसे ज्यादा अहम थी, एक जीन मंदिर और दूसरा सारसका पैलेस। किसी महाराजा का ये महल अरसे तक वीरान रहा था और अब यहाँ एक शानदार होटल बना दिया गया था। झील और तारीखी इमारतों के अलावा सारसका की शोहरत सबसे बड़ी वजह वो शिकार गाह थी, जो शहर के नवा से शुरू होकर मीलों दूर तक फैली हुई थी। बड़ा गुंजान और खौफनाक जंगल था जो एक तरफ कोट पतली और दूसरी तरफ अलूर तक फैला हुआ था। मीलों दूर तक फैले इस जंगल में बेजर जानवरों के अलावा नील, गाय, हिरन, बारासिंगा, सांभर, रीछ, चीते और शेर जैसे खौफनाक दरिंदे भी बकसरत पाए जाते थे। शिकार के शौकीन दूर दूर से शिकार खेलने के लिए यहाँ आते थे। कोई शिकार करने में कामयाब हो जाता और कोई खुद उन खूनख्वार दरिंदों का शिकार हो जाता। सारसका जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर वाक़ है।
जयपुर से इसका फासला 105 और दिल्ली से 200 किलोमीटर है, जबकि अलूर नामी कस्बा सिर्फ 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। सारसका से एक सड़क कोट पतली तक भी चली गई है। तकरीबन 50 किलोमीटर तक ये सड़क इस खौफनाक जंगल में से गुजरती है। नदी नालों के अलावा इस जंगल में एक छोटी सी झील भी है, जिसके किनारे माही गिरों की मुख्तसर सी बस्ती है। मछलियों के अलावा ये माही गिर बेजरर किस्म के जानवर भी पकड़ लेते हैं, जिन्हें शहर में ले जाकर फरोख्त कर दिया जाता है। ये उन माही गिरों का ही हौसला है जो इस जंगल में खूनख्वार दरिंदों के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। कोई आम आदमी इस जंगल में दाखिल होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हम सुबह 6 बजे जयपुर से रवाना हुए थे। रूपमती की पेजेरो में अगली सीट पर मैं बैठा था। पिछली सीट पर रूपमती और जानकी बैठी हुई थी। बमला जिद करके हमारे साथ आई थी। आखिरी सीट पर ठाकुर का मुलाजिम शंकर और भगत बैठे हुए थे। थोड़ा बहुत सामान भी उनके पास रखा हुआ था। ड्राइविंग सीट ठाकुर ने संभाल रखी थी। हम अगरचे एक खतरनाक मिशन पर जा रहे थे, लेकिन देखने वाले कह सकते थे कि हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। काली के पुराने मंदिर में रामू और उसके साथियों को मौत के घाट उतारने के बाद हम 3 दिन जयपुरी में रहे थे। इसी दौरान में पुलिस ने उन लाशों का पता चला लिया था। पुलिस ने रामगढ़ झील वाली सड़क पर वाटर पंपिंग स्टेशन से रामू के साथी करण को भी जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। उसने अगरचे इल्जाम लगाया कि रामू और उसके साथियों की हत्या में बेरा और ठाकुर बानू सिंह का हाथ है, लेकिन पुलिस ने उसकी बात का यकीन नहीं किया था। उसकी बात का यकीन भी क्यों किया जाता? ठाकुर बानू सिंह इस शहर का एक मुअज़्ज़ज़ आदमी था और पुलिस को एक ऐसे दरिंदे से निजात मिल गई थी जिसने तवील अरसे में शहर में खौफो इराज फैला रखा था। पुलिस तो उन लोगों की शुक्रगुजार थी जिन्होंने मौत के उस फरिश्तों को मौत के घाट उतारा था। बहरहाल पुलिस के रिकॉर्ड में इस वाक़े की जो रिपोर्ट लिखी गई थी वो ये थी कि डॉक्टर श्याम सुंदर के कत्ल के बाद रामू और उसके साथी पकड़े जाने के खौफ से काली के पुराने मंदिर में छुपे हुए थे। उनके साथ एक औरत भी थी और गालबन उस औरत की वजह से उनका आपस में झगड़ा हो गया, जिसने खौफनाक लड़ाई की सूरत इख्तियार कर ली और वो आपस में एक दूसरे को मारकर खत्म हो गए। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में एक औरत का जिक्र किया था, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं आया था। वो औरत छमिया थी जो उस रात पुलिस के हाथ लग गई थी, लेकिन उसके बाद ना तो छमिया का नाम सुनने में आया और ना ही वो कहीं दिखी गई। ठाकुर बानू सिंह 2 दिन पुलिस के आला अफीसरों के साथ मसरूफ रहा और मिलाकर यह किस्सा खत्म होने के बाद तीसरे दिन हम सारसका जा रहे थे। 105 किलोमीटर का फासला 2 घंटों में बड़ी सहूलत से तय हो गया। यूं तो सारसका में सारसका पैलेस होटल के अलावा 3 अच्छे रिहायशी होटल, 2 गेस्ट हाउसेज और एक डाक बंगला भी था, लेकिन ठाकुर ने इस्तेमाल के लिए उस हट को तरजीह दी थी जो आबादी और सड़क से हटकर दरख्तों के झुंड में वाक़ था। उसके करीबी 3-4 हट्स और भी थे जो सब के सब आबाद थे। ये लोग हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से सैरों तफरीह के लिए आए हुए थे। हमने जिस हट में पड़ाव डाला था वो ठाकुर के एक दोस्त की मलकियत था। एक मुलाजिम यहाँ मौजूद था जिसे पहले से हमारी आमद की इतला दे दी गई। उसे बता दिया गया कि हम 8 बजे यहाँ पहुंचेंगे और नाश्ता भी करेंगे। चुनाचे जब हम यहाँ पहुंचे तो नाश्ता तैयार था। 1-2 घंटे आराम करने के बाद मैं और ठाकुर पैदल ही बलवंत सिंह की तलाश में निकल खड़े हुए। पेजोरो हमने इसलिए नहीं ली थी कि बलवंत सिंह रूपमती की इस गाड़ी को अच्छी तरह पहचानता था। हमने हट से रवाना होने से पहले अपने हुलियों में भी थोड़ी बहुत तब्दीली कर ली थी ताकि फौरी तौर पर हमें शनाख्त न किया जा सके। रामू की फराम करदा इतला के मुताबिक बलवंत सिंह के साथ उसका गुरु भी था, बदेशी मुसरा जो पंडित का बहरूप भरे हुए था, और वो पंडित दारा के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। दारा को हिंदुस्तान के मंदिर पसंद आ गए। ये मंदिर सोने की कानें थी, अयाशी के अड्डे थे और दारा किसी मंदिर पर कब्जा करना चाहता था ताकि बाकी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजार सके। अगर पंडित मुरलीधर दारा के बारे में इंकिशाफ ना करता तो मंदिरों की तरफ मेरा ध्यान कभी ना जाता और अब मैंने तय कर लिया था कि उसे कहीं टिकने नहीं दूंगा। शहर में छोटे बड़े कई मंदिर थे। सबसे बड़ा जीन मंदिर था जो आबादी के वश में था। हमने फिलहाल जीन मंदिर को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें छोटे मंदिरों में तलाश करते रहे, लेकिन हमें बड़ी मायूसी हुई। शाम तक हम उनके बारे में कुछ भी मालूम ना कर सके। 3 दिन गुजर गए। हमने शहर का कोई मंदिर नहीं छोड़ा था। जीन मंदिर को भी चेक कर लिया। कई पुजारियों के नोटों को झलक दिखलाकर किसी अजनबी पंडित के बारे में मालूमात हासिल करने की भी कोशिश की गई, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। जरूरी नहीं कि वो किसी मंदिर में हो सकता है वो किसी के घर में पनाह लिए हुए हों। चौथे रोज वापस आने के बाद मैंने कहा, इस वक्त हम सब हट के एक कमरे में बैठे हुए थे। ऐसी सूरत में उन्हें तलाश करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ। एक न एक दिन हम उनका खोज निकाल लेंगे। हम यहीं रहेंगे उस वक्त तक जब तक उनका सुराग ना लगा ले। ठाकुर ने कहा, तुम लोगों ने वो मुहावरा तो सुना होगा, जब तक चारा ना डाला जाए मछली कांटे के करीब नहीं फटकती। जानकी ने हमारी गुफ्तगू में मुदाखलत करते हुए कहा, क्या कहना चाहती हो? ठाकुर ने उसे घूरा। चारे का मतलब चारा ही होता है, जानकी ने मुस्कुराते हुए कहा। कल मैं तुम लोगों के साथ चलूंगी, यानी चारे के तौर पर। मुझे विश्वास है कि मुझे देखकर वो अपने बिल से जरूर बाहर निकलेंगे। जानकी की बात दिल को लगती थी। बस यही एक तरीका था जिस पर अमल करना बाकी रह गया था। लिहाजा तय ये हुआ कि कल जानकी हमारे साथ जाएगी। रात का खाना खाने के बाद हम बड़े कमरे में बैठे गपशप कर रहे थे कि मुलाजिम ने आकर बताया कि एक पुजारी हमसे मिलना चाहता है। रात 10 बजे किसी पुजारी का सुनकर मैं उछल पड़ा और फिर मैं और ठाकुर बैक वक्त अपनी अपनी जगह से उठे थे।
वो पुजारी बरामदे में खड़ा था। गिरवे रंग की चादर उसके जिस्म पर लिपटी हुई थी। गले में मोटे मोतियों की माला, माथे पर कुचका। उसके सर और दाढ़ी के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे। मूंछों के बाल भी दाढ़ी के बालों से इस तरह मिले हुए थे कि मुंह का दाना छुप कर रह गया था। हमें देखकर उसने दोनों हाथ सामने जोड़ दिए। आपको एक पंडित और उसके चेले की तलाश है महाराज, वो बोला। मैं एक ऐसे पंडित की खबर लाया हूँ जो अपने चेले के साथ चंद रोज पहले यहाँ आया था। वो बहुत ज्ञान ध्यान वाला पंडित है। हाँ, हमें उसी की तलाश है। कहाँ है वो? मैंने जल्दी से पूछा। पुजारी उसका पता बताने के लिए इधर उधर नजर मारने लगा। मैं समझ गया और जेब से 100 रुपए का नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो पंडित अपने चेले के साथ यहाँ से 4 कोस दूर धूलपुर में काली के मंदिर में मिलेगा। पुजारी ने 100 का नोट मुट्ठी में दबाते हुए कहा। क्या इस वक्त भी वो मंदिर में होगा? ये सवाल ठाकुर ने किया। नहीं महाराज, पुजारी ने जवाब दिया। उसका असल आस्थाना किसी को मालूम नहीं। वो शाम होने से जरा पहले वहाँ आता है और 2-3 घंटों बाद कहीं और चला जाता है। वो कहाँ जाता है कोई नहीं जानता। धन्यवाद महाराज, ठाकुर ने कहा। वो वाकई बहुत ज्ञान ध्यान वाला पंडित है, महापुरुष। वो जिसके सर पर हाथ धर देता है उसके मन की आशा पूरी हो जाती है। हम इसलिए उसकी तलाश में है। पुजारी चलने में हमारी तरफ देखता रहा, फिर हरिओम हरिओम नारायण नारायण की आवाज लगाता हुआ चला गया। उस रात हम देर तक ज्ञान ध्यान वाले उस पंडित और उसके चेले के बारे में बातें करते रहे। हमें यकीन था कि वो दारा और बलवंत के सिवा और कोई नहीं हो सकता। उन्हें छुपने के लिए किसी ऐसी ही जगह की जरूरत थी जहाँ किसी का ध्यान ना जाए। अगले रोज सूरज गुरूब होने से 2 घंटे पहले मैं और ठाकुर पजेरो पर रवाना हो गए। जानकी भी जिद करके हमारे साथ हो ली। ये इलाका थोर, खजूर, बबूल और दीगर कांटेदार झाड़ियों से भरा हुआ था। पिजारो हमने धूलपुर नामी उस बस्ती के तकरीबन निस्फ मील दूर झाड़ियों में छोड़ दी और कच्चे रास्ते पर पैदल आगे चलते रहे। वो बस्ती 40-50 घरों पर मुश्तमिल थी। काली का मंदिर बस्ती की दूसरी तरफ था। बस्ती में दाखिल हुए तो वहाँ एक अजीब सूरत का सामना करना पड़ा। बस्ती के एक आदमी का देहांत हो गया था और उसके करिया कर्म की आखिरी रसूमात की तैयारी हो रही थी। फजा में सोगवारी का तासुर नुमाया था। हम काली के मंदिर की तरफ पहुंचे तो पता चला कि वो ज्ञानी ध्यानी पंडित अपने चेले के साथ शमशान घाट की तरफ गया हुआ है, जहाँ वो अपनी निगरानी में चीता तैयार करवा रहा है। शमशान घाट मंदिर से जरा आगे था। हम उस तरफ जाकर झाड़ियों में छुप गए। सामने 5-6 आदमी खड़े थे, जिनमें 2 पंडित भी थे। उनमें एक तो वही ज्ञान ध्यान वाला पंडित था और दूसरा उसका चेला। उन्हें देखकर हमें बड़ी मायूसी हुई। ज्ञानी पंडित छोटे कद का भारी भरकम आदमी था, तोंद मटके की तरह निकली हुई थी। वो दारा हरगिज नहीं हो सकता था। उसका चेला कद में 6 फुट से निकलता हुआ था। उस पर भी बलवंत सिंह होने का शुबा नहीं हो सकता था। अचानक किसी लड़की की चीखों की आवाज सुनकर हम चौंक गए। मैंने मुड़कर देखा, बस की तरफ से अर्थी का जुलूस आ रहा था और एक लड़की बुरी तरह चीख रही थी। 2 आदमियों से बाहों से पकड़ रखा था और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अर्थी का जुलूस हमारे सामने से गुजर गया। शायद गाँव के सभी लोग उसमें शामिल थे। मैंने सामने से गुजरती उस लड़की को भी देखा जिसे 2 आदमियों ने गिरफ्त में ले रखा था। वो बेहद खूबसूरत थी। उसकी उम्र बमुश्किल 17 साल हो गई। उसने दुल्हन जैसा लिबास पहन रखा था। मुझे बड़ी हैरत हुई। औरतें अर्थी के साथ शमशान घाट नहीं जाती और फिर उस लड़की ने दुल्हनों जैसा लिबास क्यों पहन रखा था? औरत का पति मर गया है, उसे भी सती किया जा रहा है। ठाकुर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। सती? मैं कांप उठा। हिंदुओं की ये बड़ी घिनौनी रस्म थी। मरने वाले पति के साथ उसकी पत्नी को भी चिता में जिंदा जला दिया जाता, लेकिन इस जालमाना रस्म पर पाबंदी लगाकर इसे खत्म किया जा चुका था। मैं शमशान घाट की तरफ देखता रहा। मरने वाले की लाश को चिता पर रख दिया गया और अब दुल्हन के लिबास में उस लड़की को चिता पर रखने की तैयारी हो रही थी। लड़की बुरी तरह पिछाड़े खा रही थी, अपने आप को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। वो चीख रही थी, भगवान के वास्ते दे रही थी, लेकिन किसी पर उसकी अहो फगां का असर नहीं हो रहा था। 5-6 आदमियों ने मिलकर उसे जमीन पर रखे हुए लोहे के उस फ्रेम पर लिटा दिया, जिस पर बीच में लोहे की पट्टियां लगी हुई थी। लड़की हाथ पैर जला रही थी, लेकिन 5-6 आदमियों के सामने वो बेबस थी। उसको पट्टियों वाले आहिनी फ्रेम पर चित लिटाकर उसके हाथ पैर रस्सियों से बांध दिए गए और उसके जिस्म पर भी कई रस्सियां लपेट दी गई ताकि वो अपने जिस्म के किसी हिस्से को हरकत ना दे सके। लड़की की चीखें आसमान की खबर ला रही थी और जब उसे उठाकर उसके पति की लाश के पहलू में चिता पर लिटा दिया गया तो उसकी चीखें कुछ और भी बुलंद हो गई। एक आदमी ने घी का कनस्तर लाश और उस लड़की पर उंडेल दिया और फिर उनके ऊपर लकड़ियां रखी जाने लगी। इस तरह चिता खासी ऊंची हो गई। लकड़ियों पर भी घी के कनस्तर उंडेले गए। इसी दौरान में लड़की बदस्तूर बुरी तरह चीखती रही और फिर अचानक ही ढोल बजने लगे और वो शायद लड़के का बाप था जिसने चिता को आग लगाई थी। शोले बुलंद होने लगे, खुश्क लड़कियां चिटकने लगी। लड़की की चीखों की आवाज ढोल की आवाज से भी तेज थी। मैं हैरान नजरों से चीता की तरफ देख रहा था। चीता के अंदर लकड़ियों में हलचल सी मची। आग ने उस लड़की को अपनी लपेट में ले लिया था और शायद उसने आखिरी मर्तबा पूरी कुव्वत इस्तेमाल करके अपनी बंदिशें तोड़ने की कोशिश की थी और वो फ्रेम समेत उलटकर पति की लाश पर जा गिरी थी। ढोल की आवाज में उसकी चीखें बुलंद होती गई। फजा में गोश्त जलने की बू फैलने लगी। लड़की की चीखें मादूम होती गई और अब वहां सिर्फ लकड़ियों के जलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने मुड़कर देखा, जानकी मौजूद नहीं थी।
गांव के लोग अब भी चीता के चारों तरफ जमा थे, ढोल बज रहे थे। ठाकुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम झाड़ियों से निकलकर उस तरफ चल पड़े जहां हमारी पेजेरो खड़ी थी। जानकी पेजेरो से टेक लगाए खड़ी हाँप रही थी। वो शायद उस वक्त भाग आई थी जब उस लड़की के हाथ पैर बांधे जा रहे थे। हैरत की बात है, मैंने पेजेरो में बैठे हुए कहा, एक औरत को जिंदा जला दिया गया और किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। अगर कोई बचाने की कोशिश करता तो उसे भी चीता में फेंक दिया जाता। ठाकुर ने इंजन स्टार्ट करते हुए जवाब दिया। वापसी पर 4 कोस का फासला जल्दी तय हो गया। शहर में दाखिल होते ही एक नई सूरत का सामना करना पड़ा। हर तरफ शोर मचा हुआ था, खौफजदा लोग इधर उधर भाग रहे थे और ये इंकशाफ बड़ा सनसनीखेज था कि गंगोली चौधरी के गिरोह ने शहर के शुमाली इलाके पर हमला कर दिया था और वहाँ गेस्ट हाउस और हट्स में ठहरे हुए स्याहों को अगवा करके ले गया था। हमारा हट भी उसी इलाके में था। ठाकुर ने पेजेरो की रफ्तार बढ़ा दी और हट के सामने गाड़ी रोकी तो हमारे बदतरीन खदशात ठुस निकले। हट के सामने कई पुलिस वाले जमा थे। हमारे हट का मुलाजिम जख्मी था और रूपमती बुरी तरह बदहवास थी। हमें देखकर रूपमती दौड़ते हुए हमारे करीब पहुंच गई और उसने जो इंकशाफ किया वो बड़ा सनसनीखेज था। गंगोली चौधरी के आदमी हमारे करीबी हट से दूसरे चंद स्याहों के साथ बमला को भी उठाकर ले गए थे।